हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट थर्ड, जो हम इकोनॉमिक्स का भी कवर कर रहे हैं। तो आज हम फिर से मुद्रा एंड बैंकिंग जो व्यवस्था है उस पे आधारित एमसीक्यू सीरीज़ देखेंगे। ठीक है, इसमें आई होप कि 26-27 क्वेश्चन होंगे और जिनको हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे, और कुछ आपके लिए भी उसमें असाइनमेंट होगा, मीन्स कि आपको भी कुछ करना होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन और आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए ध्यान से। मुद्रा स्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? ठीक है, तो मुद्रा स्फीति हमने पहले ही समझ लिया है, पहले वाले सेशन में। होती क्या है कि वस्तुओं का दाम अधिक हो जाता है और जो पैसे की वैल्यू होती है कम हो जाती है। ठीक है, वस्तुओं का दाम है ना अधिक हो जाता है और पैसे की जो वैल्यू है यहाँ पे वो कम हो जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मुद्रा स्फीति। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है मुद्रा स्फीति। तो ए है बचत का बजट, बी है प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि, सी है सरकारी व्यय में कटौती, डी है इनमें से सभी। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन होगा। देखिए अगर आपने चूज कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। देखिए बचत का बजट, ठीक है, अगर आप क्या करते हैं, बचत करते हैं, सेविंग में रखते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड नहीं रखते हैं, तो क्या होगा? मार्केट एक संतुलित अवस्था में चलेगा और इससे मुद्रा स्फीति की मतलब जो घटना होती है वो नहीं होगी। प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि, अगर प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स में अगर वृद्धि हो तो क्या होगा? आपकी पॉकेट से क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए आपका बटुआ है, अब इसमें अगर क्या हो जाए, डायरेक्ट टैक्स अगर इसमें अधिक बढ़ा दी जाए तो आपके बटुए से क्या होगा? पैसा गवर्नमेंट के पास जाने लगेगा और इससे आपका ये बटुआ इतना बड़ा है तो कल को जाके इतना छोटा हो जाएगा। जब इसमें पैसे कम होंगे तो आप ज़्यादा खरीदारी, यानी कि ये जो वस्तु है, ये वस्तु मान लीजिए, ठीक है, या फिर गुड्स मान लीजिए, तो यहाँ से आप अधिक डिमांड नहीं करेंगे और ऐसे क्या होगी? मार्केट संतुलित अवस्था में चलती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए सरकारी व्यय में कटौती। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि सरकारी व्यय में कटौती, अब सरकारी व्यय में जो सरकार क्या करती है, आपको टैक्स रिलीफ दे देती है। ठीक है, मतलब टैक्स रिलीफ देने का मतलब कि सरकारी व्यय करना, है ना। टैक्स रिलीफ मतलब जैसे मान लीजिए आपके डायरेक्ट टैक्स में मतलब कटौती कर देती है कि आप पहले आप इतना टैक्स देते थे तो अब इतना ही टैक्स देंगे। मतलब देखिए अभी टैक्स स्लैब कितना कर दिया है, लगभग 3 लाख से 5 लाख के बीच में कर दिया, पहले 2.5 लाख तक का था, है ना। तो अगर वो क्या करे सरकार, उस टैक्स स्लैब को और नीचे लाए, यानी कि 2 लाख पे ला दे, तो इससे क्या होगा? जो 2 लाख इनकम वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, पर एनम के, उनको भी टैक्स देना होगा, तो उनके पास भी पैसा कम बचेगा। ये हो गया एक तरीका। सरकारी व्यय में कटौती से सब्सिडीज वगैरह गवर्नमेंट दे देती है, तो वो क्या है? सरकारी व्यय है, अगर उसमें भी कटौती करें तो वस्तुओं के दाम में क्या होगी? एक कांस्टेंट बना रहेगा उसका दाम, ठीक है, नियत बना रहेगा वस्तुओं का दाम, और बहुत ज़्यादा मार्केट में उछाल नहीं होगी, है ना। तो इसी प्रकार से हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में करते चलेंगे। देखिए ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इनमें से सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए जहाँ पे ज़रूरी होगा समझना वहाँ पे हम रुक के समझ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? कौन मुद्रा स्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? अब इसमें से आपको बताना है, मुद्रा स्फीति के नियंत्रण की विधि तो हमने देख ली, ठीक है। अब इसमें से कौन सा नहीं है? अगर मांग पर नियंत्रण हो तो बी है मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, सी है ब्याज दर में कमी, डी है वस्तुओं की राशनिंग। ठीक है, अब बताइए इसमें कौन सा सही होगा? मुद्रा स्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। देखिए अगर मांग पर नियंत्रण करते हैं तो मुद्रा स्फीति नियत बनी रहेगी, ठीक है, तो ये तो ठीक है। मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, जैसे अगर मनी सप्लाई को हम क्या करें? कंट्रोल करें, ठीक है, तो क्या होगा? तो भी ये मुद्रा स्फीति को नहीं बढ़ने देगा, ठीक है। तो ये भी एक विधि है। ब्याज दर में कमी, ठीक है, अगर हम क्या करें? इंटरेस्ट रेट अगर हम कम कर दें, ठीक है, अगर ब्याज दर में हम कमी कर दें तो क्या होगा? मुद्रा स्फीति की घटना हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाएगी, ठीक है। क्यों? जैसे मान लीजिए
कि अगर आप पहले लेते थे 10% का ब्याज दर, आप एक बैंक चलाते हैं, ठीक है, आप 100 रुपये पे 100 रुपया जब देते थे तो 10% का ब्याज देते थे, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि जो कस्टमर है वो कम से कम लोग आते थे आपके पास पैसा लेने, और जब कम से कम लोग आएंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी यानी पैसे की क्या रहेगी, कमी रहेगी। लेकिन अगर आप ब्याज दर में कमी कर देंगे, यानी कि 10% से घटा के इसको मात्र 5% कर देंगे, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा, ये 50 हो गया है, दशमलव लगा लीजिए, ठीक है, अगर 5% कर देंगे तो यहाँ से क्या होगा, लोगों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्केट में लिक्विडिटी और अधिक हो जाएगी, यानी कि पैसे की अधिकता हो जाएगी, ये मार्केट यम है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, ब्याज दर में अगर कमी करेंगे, ठीक है, तो मार्केट में पैसा अधिक हो जाएगा और मुद्रा स्फीति हमारे नियंत्रण से बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो जो ऑप्शन सी है ये होगा इसका सही जवाब, कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है ब्याज दर में कमी करना, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 गायब है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है, भारत में जो मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जैसे होता है WPI CPI होता है ना, तो आपको बताना है अभी भी कौन सी प्रणाली यूज़ की जाती है। देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, नीचे है उत्पादक मूल्य सूचकांक, ठीक है, तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI उसको बोलते हैं, और एक है थोक मूल्य सूचकांक जिसको WPI बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें से बताना, ये लास्ट है, इनमें से कोई नहीं। अब क्या इनमें से कोई है जिसके बेसिस पे मुद्रास्फीति की गणना की जाती है, तो हाँ, अभी WPI को ही प्रीफर कर रहा है, ठीक है, क्या करने के लिए, मुद्रास्फीति का गणना करने के लिए, क्योंकि CPI अभी बिल्कुल क्या है, मतलब बोलें तो बेसिक लेवल पे है, ठीक है। तो अभी इसको मतलब सही ढंग से अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ डाटा है कि अ, इकट्ठा नहीं हो पाता एग्जैक्टली। तो WPI मोटा मोटी मुद्रास्फीति की गणना की जाती है इसी पे बेस ईयर शिफ्ट करके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब, जैसे किसी वर्ष में मुद्रास्फीति मानी गई कि शून्य है, ठीक है, मतलब महंगाई कुछ नहीं हुआ, तो उसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए है, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। बी है, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर घटती जाए। सी है, वर्ष में मुद्रास्फीति की दर बढ़े भी और घटे भी। डी है, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर स्थिर रहे। तो इसका सही जवाब है, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य रहे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप एक बारी रोक के खुद ही आंसर दें। देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माफ है। अब इसमें अगर आपको जवाब पता है तो ठीक है, आप उसे क्या करें, नोट डाउन कर लें कि हाँ ऑप्शन ए सही है या बी सही है, सी या डी, ठीक है। इनमें इनको क्या करें, अपने बुकलेट में, ठीक है, लिखते जाएं और उसको कमेंट सेक्शन में पुट करें कि इतना सही हुआ आपका। तो इसमें मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है, मतलब लिक्विडिटी ज़्यादा दिखाता है, ठीक है। तो इसमें से बताइए कौन सा है, M1 M2 M3 M4। देखिए ये फार्मूले के क्या है, M1 फार्मूला, M2 फार्मूला, M3 और M4 फार्मूला, ये क्या दिखाता है, तरलता, ठीक है। मार्केट में तरलता के लिए इन फार्मूलों का यूज किया जाता है, इनको हम आगे समझेंगे डिटेल में, लेकिन इतना अभी समझिए, मुद्रा आपूर्ति की जो सर्वाधिक तरल माप है वो M1 है, ठीक है। चलिए हम जब इसको समझेंगे M1 M2 M3 M4 फार्मूला, तो एक सेशन लेके समझेंगे, ठीक है, जिसमें हम डिटेल में आपको बताएंगे। चलिए क्वेश्चन 8 देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है, मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। M3 की माप में ये भी क्या है, लिक्विडिटी, ठीक है, तरलता की माप का एक फार्मूला है। तरलता क्या है, मार्केट में मनी का होना, ठीक है, मार्केट में, बैंक में या फिर लोगों के पास ये क्या है, मनी का होना ही क्या कहलाता है, तरलता, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है, जनता के पास नगद मुद्रा। बी है, डाकखानों की मांग जमा। सी है, बैंकों की मांग जमा। डी है, बैंकों का सावधि जमा। तो M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो बताइए। इसमें जो डाकखानों का मांग जमा है, ठीक है, तो ये नहीं काउंट किया जाता है M3 फार्मूले में। डाकखानों की जो मांग जमा है
इसे काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, इसको हम डिटेल में जब समझेंगे तब आपको एग्जैक्टली पता चल पाएगा, अभी उतना ही जानिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है, किस संगठन को मुद्रापूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? बताइए, किस संगठक को मुद्रापूर्ति में, सप्लाई में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? तो M4 को विस्तृत मुद्रा की उपाधि मिली हुई है, क्योंकि ये लगभग सबको इंक्लूड करता है अपने आप में। चलिए, मुद्रा स्फीति किस कारण से होती है, उस कारण को आप बताइए। ए है उत्पादन में ह्रास यानी घटोत्तरी, बी है मुद्रा सप्लाई में वृद्धि यानी मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादक में ह्रास, सी है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, डी है उत्पादन में वृद्धि। तो इसमें मतलब किस कारण से मुद्रास्फीति होती है? देखिए, उत्पादन में ह्रास ये भी होती है, अगर आप प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, ठीक है, तो भी एक रीजन बनता है कि सप्लाई साइड से भी मुद्रास्फीति की स्थिति बन सकती है। यहाँ पे इसकी भी प्रोबेबिलिटी है। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, ठीक है, मनी सप्लाई अधिक है और उत्पादन में क्या है, उत्पादक में ह्रास है, ये भी एक रीजन बन सकता है माइन्यूट में। लेकिन अगर मुद्रा की सप्लाई में वृद्धि हो जाए एग्जैक्टली, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति की घटना होगी ही होगी। तो इसका सबसे सही जवाब होगा मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि कोई कारण नहीं बनता है मुद्रास्फीति का। ठीक है, कहीं ना कहीं ये मैनेज करता है मुद्रास्फीति को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? आप बताइए, इसमें से बताना है किस घटक ने। ठीक है, ये में नहीं है, ने है। ओके, किस घटक ने भारत के विदेशी मुद्रा में? तो आप बताइए, रुपये का अवमूल्यन, बी है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सी है रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, डी है इनमें से सभी। बताइए, इनमें से क्या सही जवाब है? देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि, ठीक है, क्या है, किस घटक ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में? तो अगर हम क्या करें, रुपये का अवमूल्यन करें, ठीक है, रुपये का अवमूल्यन करने का मतलब हमारे पास जो रुपया है ना, उसकी वैल्यू कम हो गई, अपने रुपये की वैल्यू कम हो गई, तो इससे क्या होगा, विदेशी लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आके खरीदारी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो $1 लेके आएंगे और यहाँ से मान लीजिए अवमूल्यन किया गया तो उस स्थिति में 80 रुपये लेके जाएंगे। ठीक है, अब $1 इनकी ललक होगी, $1 से 80 रुपये की क्या करेंगे, हमारे भारतीय मार्केट से क्या करेंगे, वस्तु खरीद के लेके जाएंगे। ठीक है, तो कमोडिटीज़ थिंग्स, ठीक है, क्या करेंगे, परचेज करके लेके जाएंगे, यानी कि एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज होगा, जो हमारा निर्यात होगा वो बढ़ेगा ऐसी स्थिति में। और क्या होगा, हमारा जो विदेशी मुद्रा है वो बढ़ेगा अवमूल्यन की स्थिति में। तो ये सही है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश आएंगे, क्योंकि उनके लिए निवेश करना भारत में सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी सही है। रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, तो ये भी कहीं ना कहीं सही है। तो इनमें से सभी, ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? ठीक है, अब बताइए, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, आरबीआई का स्वर्ण भंडार, सी है रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, डी है इनमें से सभी। बताइए, विदेशी मुद्रा भंडारण में किस घटक को सम्मिलित किया? अभी हमने देखा कि अगर क्या करें, आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, ठीक है, तो ये भी क्या हो सकता है, भंडारण हो सकता है। आरबीआई का क्या है, स्वर्ण भंडार भी, और रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता भी क्या करेगी, हमारी विदेशी मुद्रा भंडार को स्ट्रॉन्ग करेगी, है ना। तो इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। भारतीय मुद्रा यानी रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है। बताइए, आधिकारिक विनिमय दर किससे संबंधित है? देखिए यहाँ पे क्या है, पाउंड स्टर्लिंग से, डॉलर से, एसडीआर से, चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से।
तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। देखिए भारतीय मुद्रा रुपया है, इसकी आधिकारिक जो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट है वो पाउंड से भी संबंधित है, डॉलर से भी, एसडीआर से भी। एसडीआर क्या है, ये आईएमएफ की, ठीक है, करेंसी है, ठीक है। एसडीआर को आईएमएफ की करेंसी बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछ रहा है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था बताइए। तो भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1542 में, 1601 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तो 1806 ईस्वी में सर्वप्रथम क्या हुआ था भारत में, पत्र मुद्रा का चलन, यानी कि जो हमारा क्या है नोट, जिसको हम बोलते हैं नोट, ठीक है। तो नोट जारी होना स्टार्ट हुआ था। ओके, तो 1806 डेट याद रखें, ईयर याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है, बताइए किस में खर्च होता है। ये तो आपको पता होनी चाहिए। खाद्यान्नों के आयात पर, लौह इस्पात के आयात पर, पेट्रोलियम के आयात पर, या तकनीकी ज्ञान की आयात पर। इसमें किस आयात पर भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। तो इसका सही जवाब है, देखिए मुद्दा हमेशा बना रहता है, पेट्रोलियम के आयात पर। ओके, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा जा रहा है काली मुद्रा यानी ब्लैक मनी की सबसे मान्य परिभाषा है। तो बताइए क्या है। यह गैर कानूनी आय है, यह बिना बताई गई एवं छिपाई गई आय है, यह ऐसी आय है जिसका औचित्य नहीं है, यह वह आय है जिस पर अपवंचन नहीं हुआ है। तो बताइए कौन सा सही जवाब है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा सही जवाब है। यह वह आय है जिस पर अपवंचन नहीं हुआ है। अपवंचन, करवंचन, टैक्सेशन, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे एक विशेष सेशन में। अभी तो हम एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है, अभी हमने समझा था अवमूल्यन, ठीक है। अगर आप ध्यान से सेशन देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि अवमूल्यन क्या होता है, तो इसलिए इसका जवाब आप खुद देंगे। अभी हमने थोड़े समय पहले ही बताया था अवमूल्यन क्या होता है। ओके, तो ये जवाब आपके लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ए है अवमूल्यन में विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है, बी है अवमूल्यन में घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है, सी है उपयुक्त में से दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अवमूल्यन में विदेशी बाजार में जो हमारा निर्यात होता है ना, वो क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है, एकदम सही बात है, ठीक है। और बी है अवमूल्यन में घरेलू बाजार में जो आयात है वो महंगा हो जाता है, ये भी सही है। इसलिए क्या होगा, सी जो है सही जवाब होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। देखिए कैसे अवमूल्यन में क्या होता है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फिर भी बता दे रहे हैं। अवमूल्यन में जैसे मान लीजिए इंडियन करेंसी है, ओके, रुपया, मैंने इंडियन करेंसी रुपया यहाँ पे लिखा है। अवमूल्यन जब हम करते हैं ना, तो अगर एक डॉलर इक्वल टू 50 रुपया था, ठीक है, अगर हमने अवमूल्यन किया तो एक डॉलर जो हो जाएगा वो 70 रुपया के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि हमारे रुपये की वैल्यू को घटाया जाता है, ठीक है। अब क्या होगा घटाने से कि जो विदेशी बाज़ार में हमारा निर्यात है यानी एक्सपोर्ट जो हम बेचते हैं वो सस्ता हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग खरीदने की प्रवृत्ति बढ़ती है। वो जब एक डॉलर में क्या करते थे, मान लीजिए 50 रुपये किलो सेब था, ठीक है, तो 1 केजी वो सेब खरीद के लेके जाते थे। लेकिन अभी 1 डॉलर में क्या है, 70 रुपये हैं। तो हमारे वहाँ सेब का दाम तो मतलब 1 केजी मतलब 50 रुपये किलो ही है। तो 1 केजी वो हमारे वहाँ से सेब भी लेके जाएंगे, प्लस उनका 20 रुपये का क्रेडिट बचेगा भी, ठीक है, साख बचेगा भी। तो इस 20 रुपये की जो बढ़ोतरी है ये क्या करेगी, निर्यात को, ठीक है, हम सस्ता करेगी और हमारे वहाँ लोगों का निर्यात में, ठीक है, यानी हमारे वहाँ का जो एक्सपोर्ट होगा, हमारे वहाँ का निर्यात होगा जो, वो प्रोत्साहित होगा, यानी कि लोग खरीदने की प्रवृत्ति रखेंगे विदेशी लोग।
और आयात महंगा हो जाता है। अब देखिए आयात, अगर जहाँ पे आप 50 रुपये में $1 लेके आते थे, अब 70 रुपया में $1 आप लेके जाएंगे, तब जाके आप किसी विदेशी बाज़ार से कुछ खरीदेंगे। तो जो आपको 50 रुपये में मिल जाता था, अब वो 70 रुपया में आपको मिलेगा विदेशी बाज़ार से। तो आयात क्या हो गया, आपका महंगा हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अवमूल्यन के उद्देश्य होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अवमूल्यन करने के पीछे का जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य होता है, क्या होता है? निर्यात को हतोत्साहित करना, आयात को प्रोत्साहित करना, विदेशी मुद्रा का महत्व घटाना, निर्यात को प्रोत्साहित करना। तो इसका सबसे सही जवाब है, जब हमारे वहाँ निर्यात को बढ़ाना होता है तो क्या किया जाता है, अवमूल्यन किया जाता है। हमारे वहाँ 3 बार हो चुका है। ठीक है, कितनी बार? 3 टाइम्स अवमूल्यन हो चुका है, 1949। ठीक है, और एकदम रिसेंट का है 1991। बीच वाला जो है आपकी जिम्मेदारी है बताना। ठीक है, बीच वाला आप सर्च करके बताना। तो अब देखिए, चाइना हमेशा अपने करेंसी का क्या अवमूल्यन करता रहता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? आपने सुना होगा कि चाइना ने फिर से अपने करेंसी का डिवोल्यूशन कर दिया, इसी को बोलते हैं अवमूल्यन। तो अवमूल्यन करता रहता है कि उसका विदेशों में जो निर्यात है वो प्रोत्साहित रहे, बिकता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधरने में सहायक होगा? बताइए। जैसे भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दिशा, बीओपी क्या है, इसको भी हम एक सेशन में समझेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें 2 अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये होता क्या है एक्चुअली, जो हम विदेशों से क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोई फॉरेन है, यहाँ से जो भी लेन देन करते हैं पूरे दुनिया में, ठीक है, तो ये उसका क्या है, हिसाब है। ठीक है, कितना हमने खरीदा, कितना बेचा, फिर कितना हमने कहाँ से कितना पैसे उधार लिए, किसको कितना दिया, तो ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है। अब इसमें बता रहा है, अगर भुगतान संतुलन, इसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को हिंदी में भुगतान संतुलन कहते हैं, पूछ रहा है कि विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो अधिमूल्यन, अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अवमूल्यन। ठीक है, अवमूल्यन करके, जैसे हम अपने वहाँ जब करेंसी का अवमूल्यन करते हैं तो क्या होता है, हमारे वहाँ का एक्सपोर्ट जो है प्रोत्साहित होता है। ठीक है, और एक्सपोर्ट जब प्रोत्साहित होगा तो लोग जब हमारा खरीदारी अधिक करेंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, अगर एक्सपोर्ट हमारा प्रोत्साहित होगा तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक होगा। ठीक है, तो विपरीत होने की दिशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? हमारे वहाँ की करेंसी का क्या कर दिया जाए, डिवोल्यूशन कर दिया जाए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है, ये मैंने बता दिया है अभी जस्ट। अब ये आपकी जिम्मेदारी है इस क्वेश्चन का जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 21, इसका भी जवाब मैंने बता दिया है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं सेशन तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर 1949 इसका सही जवाब है, इसको रट लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया? चलिए इसका भी जवाब हमने बता दिया, अब इसका जवाब तो आप ही कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए। ओके, अभी हाल ही में तुरंत मैंने बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किस वर्ष भारतीय रुपए को 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया? अब बताइए किस वर्ष भारतीय रुपए का जो अवमूल्यन है 2 चरणों में किया गया? तो ये है सही जवाब आपका 1991 में। आपको पता है 49 में, 91 में, और बीच में जो हुआ है वो आपकी जिम्मेदारी है सर्च करके बताना, है ना, ढूंढ के बताना, पता है तो बताना। ठीक है, तो 1991 में 2 चरणों में अवमूल्यन की प्रक्रिया हुई थी। अवमूल्यन क्या है हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। 1991 में जो भारतीय रुपए के 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया, तो प्रथम चरण में भारतीय रुपए का अमेरिकी डॉलर में जो डिवोल्यूशन हुआ यानी अवमूल्यन हुआ, ठीक है, तो कितना प्रतिशत हुआ था? इसका जवाब आप बताइए। ठीक है, तो इसकी जवाब हम आपसे उम्मीद करते हैं, आप इसको जब सर्च करने जाएंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, तो इसका भी जवाब आप ही देंगे। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन तो हमने इसलिए दिया, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? बताइए। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। बताइए, भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीयता की अथॉरिटी कब मिली?
तो ये है सही जवाब 1993 और 94 के दशक में। ठीक है, तो इसको क्या मिला था, पूर्ण परिवर्तनीयता बनाया गया था और इसका इम्पैक्ट बाद में देखा गया था। ठीक है, उसका बुरा प्रभाव। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तन बनाया गया था। ओ भाई, ये तो रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 रिपीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए, रुपए को चालू खाता में पूर्ण परिवर्तनीयता कब घोषित किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे केवल चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता कब घोषित किया गया, 1922 से 93 के बीच में, 1993 से 94 के केंद्रीय बजट में, 94 से 95 के केंद्रीय बजट में, या फिर 95 से 96 के। तो रुपए के चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता 93 से 94 वाले में ही घोषित किया गया था। ठीक है, चालू खाते की बात हो रही है। अब यहाँ वर्तमान में भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के। अब बताइए बीओपी में जो अभी हमने समझा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितने अकाउंट होते हैं, दो। एक है करेंट अकाउंट, दूसरा है क्या है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, CA कैपिटल लिख लीजिए। ठीक है, ये करेंट अकाउंट। तो इसमें पूछ रहा है कि पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के, किस में लागू है, केवल व्यापार खाते पर, पूंजी खाते पर, चालू खाते पर, या इनमें से सभी पर। बताइए। देखिए, अगर हम क्या करें, पूंजी खाते पर अगर हम पूर्ण परिवर्तनीयता कर दें ना, तो हमारे जो किसमें है, अचानक से अगर कोई बात आए तो हमारा जो स्टॉक मार्केट होता है ना, शेयर मार्केट होता है, इसमें से क्या होंगे, कंपनियां जो हैं अपनी शेयर इसमें जमा करती हैं विदेशी, वो तुरंत लेके फुर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पूंजी खाते पर तो नहीं है, लेकिन चालू खाते पर है। ठीक है, तो चालू खाते पर पूर्ण भुगतान संतुलन में पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करके कमेंट कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और जो हमने असाइनमेंट दिया है उसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप बताइएगा, अगले सेशन में उसका जवाब हम दे देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।